हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैट्स का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं और वो क्या है तो लिखिए चैप्टर का नाम। क्या ब्लैक ही रखें बैकग्राउंड? तो चलिए टॉपिक का नाम लिखेंगे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन आईएससी के जो अपने स्टूडेंट हैं उनका चैप्टर नंबर ये 18 है। बाकी बोर्ड्स के स्टूडेंट अपने चैप्टर से मैच कर लेंगे, टॉपिक विल बी सेम। ठीक है, हेडिंग लिखिए कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो बेटा ये जो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन है डेटा का, ये कौन सा डेटा का बात हो रहा है? विच काइंड ऑफ डेटा इज दिस? न्यूमेरिकल डेटा, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। क्या? न्यूमेरिकल डेटा इज बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा। तो हम क्वांटिटेटिव डेटा का बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव मीन्स इन टर्म्स ऑफ नंबर होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि इस क्लास का हमारा एवरेज मार्क्स कितना है, ठीक है, मैथ्स के अंदर, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, सबका मार्क्स पूछ रहे हैं, वहाँ से एवरेज निकलना है। तो ये जो मार्क्स हम ले रहे हैं, ये मार्क्स एक कैसा डेटा है? क्वांटिटेटिव डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है। तो स्टैट्स में डेटा का मतलब यहाँ पर क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डेटा ही होता है। समझ गए? तो अब हम देखेंगे सबसे पहला एक टॉपिक जो हम इसमें सीखेंगे वो है हमारा, लिखिए statistical inquiry. Topic number 1 will be statistical inquiry. तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होता है? लिखिए सिस्टमैटिक प्रोसेस, सिस्टमैटिक प्रोसेस। अब पूरा आप डेफिनेशन बना लोगे ना, सिस्टमैटिकल इंक्वायरी इज़ अ सिस्टमैटिक, हाँ, कि वो भी लिखवाना पड़ेगा, इतना तो सबको आता ही है। सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग and analyzing collecting and analyzing data about some group of people or objects by using statistical technique, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करके हम डेटा को क्या करने वाले हैं बेटा? कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे। क्या ये डेफिनेशन लिखना हुआ? अब वो व्यक्ति जो ये इंक्वायरी करेगा उसे हम क्या कहेंगे? तो पहले लिखिए एक टर्म इन्वेस्टिगेटर। तो बेटा ये इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? वन हु कंडक्ट्स द इंक्वायरी, वन हु कंडक्ट्स इंक्वायरी। वन हु कंडक्ट्स इंक्वायरी। पहला बंदा कौन? इन्वेस्टिगेटर।
राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म इज बेटा इन न्यूमरेटर. लिखिए ENUMERATOR. इन न्यूमरेटर. इन न्यूमरेटर. यहाँ कौन लिखेंगे? हेल्प्स द इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर किसको कहते हैं? वो इंसान को जो मदद करेगा, किसको? इन्वेस्टिगेटर का हेल्प करेगा क्या करने में? डेटा कलेक्ट करने में, इंक्वायरी कंडक्ट करने में जो हेल्प करेगा वो क्या बन जाएगा? इन्यूमरेटर. एंड द थर्ड वन इज रिस्पोंडेंट्स. लिखिए रिस्पोंडेंट्स. ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. तो लिख रहा हूँ फ्रॉम whom इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड. यहाँ डेटा का मतलब यही है, इंफॉर्मेशन. इन्फो लिख रहा हूँ. इज कलेक्टेड. क्या बेटा ये 3 टर्म क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? 3 लोगों का यूज़ है डेटा कलेक्शन में. क्या? पहला कौन? इन्वेस्टिगेटर, जो बंदा इंक्वायरी करेगा. दूसरा इन्यूमरेटर, जो इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करेगा. रिस्पोंडेंट, जिन लोगों से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. जैसे अगर मैं कंडक्ट कर रहा हूँ इंक्वायरी, मैं चाहता हूँ ये जानना कि हमारे कोलकाता के बड़ा बाज़ार एरिया में, सेंट्रल कोलकाता में एवरेज एक फैमिली के अंदर कितने बच्चे हैं जिनका एज 10 साल से कम है आज के डेट पे. ठीक है. तो मैंने अपने 10 स्टूडेंट को भेज दिया कि जाओ बेटा लोकेलिटीज़ में और डेटा कलेक्ट करके लाओ. तो मुझे ज़रूरत है. हेल्प कौन कर रहे हैं? आप लोग. किससे कर रहे हैं? रेसिडेंट से. मतलब जहाँ जा रहे लोगों से बात कर रहे हैं ना. तो वो लोग कौन बनेंगे? रिस्पोंडेंट. जिससे आप ले रहे हैं डेटा, वो रिस्पोंडेंट्स बन जाएंगे. ठीक है. तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? इजी है यहाँ तक? अब लिखिए. अब देखिए, डेटा कलेक्शन कोई बच्चा का खेल नहीं है कि कोई भी जाके कर लेगा. इट इज़ अ लॉन्ग एंड कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस. समय लगता है, टाइम लगता है. ठीक है. अलग अलग स्टेजेस है इसके अंदर जो हमें पता होना चाहिए. तो अब हम लोग सीखेंगे जो टॉपिक नंबर 2 हो गया ना ये. देखिए टॉपिक नंबर 2, तो वो है स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. ठीक है. तो अलग अलग स्टेज है बेटा पूरा इंक्वायरी का. टोटल हम लोग 9 स्टेज इसमें सीखेंगे. 9 स्टेजेस. ठीक है. तो स्टेज नंबर 1 यहाँ क्या करने वाले हैं हम लोग? स्टेज नंबर 1 में सबसे पहले लिखिए प्लानिंग. क्या करने वाले हैं? प्लानिंग ऑफ इंक्वायरी. आई करो. ठीक. किसी भी काम को बिना प्लानिंग के किया जा सकता है क्या? तो जब आप स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्लान करना ज़रूरी है. ठीक है. तो प्लान करने में क्या क्या होगा? ये प्लानिंग स्टेज में भी तो कुछ सीखना होगा सर. प्लानिंग कैसे कैसे करना है? तो लिखिए प्लानिंग स्टेज के लिखिए नंबर ए. सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले तो बेटा आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पर्पस. कि भाई किस पर्पस के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं आप. वो ऑब्जेक्टिव और पर्पस अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे. इंक्वायरी करने का फ़ायदा है क्या? तो प्लानिंग करने का मतलब क्या करना? प्लानिंग करने का पहला मतलब है ऑब्जेक्टिव ढूंढो.
पर्पस ढूंढो। दूसरा, स्कोप ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। अब स्कोप के अंदर क्या आता है, बोलोगे सर स्कोप तो भाई कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया, कितना एरिया कवर करोगे, कितने लोगों को कवर करोगे, कितने टाइम तक इंक्वायरी करोगे। स्कोप मतलब दायरा, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम, तो आपके इंक्वायरी का दायरा क्या होने वाला है वो मुझे देखना है कि दायरा कितना रखना है, कितना वास्ट डेटा कलेक्ट करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, तो पॉपुलेशन डिटरमाइन करना, या लिख लो स्टैटिस्टिकल यूनिट को डिटरमाइन करना, क्या स्टैटिस्टिकल यूनिट। अब ये है कि देखो, अगर मान लो कि मैं पॉपुलेशन का सेंसस करना चाह रहा हूँ, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन को किस में मेज़र किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ पर्सन। तो पर्सन हमारा स्टैटिस्टिकल यूनिट हो जाएगा कि भाई ये जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको किस टर्म्स में दिखाना है, पर्सन के टर्म्स में दिखाना है, ठीक है। अगर मुझे देखना है कि एक शहर में, टाउन में कितने घर हैं, हाउसेस कंप्यूट करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस बन जाएगा मेरा यूनिट। इस तरीके से हम यूनिट को डिटरमाइन कर लेंगे कि जो भी हम सर्वे करने वाले हैं उसका यूनिट क्या है, ठीक है। ठीक है, किसी किसी केस में सिंपल नहीं होता यूनिट को डिटरमाइन कर पाना। अब उसका एक एग्जांपल देखो जहाँ प्रॉब्लम हो सकता है या डिफ़िकल्टी होता है। अगर मैं बोलूँ कि कौन साबुन, नहाने का जो साबुन है वो लोग कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं, हमारा स्टडी है कंजम्पशन ऑफ सोप्स का, बेदिंग सोप्स, नहाने वाला साबुन का कंजम्पशन के ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यहाँ पर कैसे डिटरमाइन करोगे, टारगेट ग्रुप ऑफ बायर्स को कैसे डिटरमाइन करोगे। तो मुझे देखना पड़ेगा कि हम किस रेंज का बात करना चाह रहे हैं, आप रिच का बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास का बात कर रहे हैं कि पुअर का बात कर रहे हैं, क्योंकि सब का जो चॉइसेस है सिलेक्शन का वो अलग अलग है, ठीक है। तो हमें क्लास ढूंढना पड़ेगा और वो बहुत अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी आता है। अब स्टेप नंबर 2 लिखो। स्टेप नंबर 1 प्लानिंग क्लियर हो गया। शॉर्ट में सिर्फ प्लानिंग बोलने से भी हो जाता है, इतना अंदर तो हम लोग पहली बार करेंगे तो डिटेल में ही कर रहे हैं, अच्छे से करेंगे। रिवीजन के अंदर इतना नहीं जाएंगे हम लोग, रिवीजन में तो ऊपर ऊपर से करना है कि भाई प्लानिंग होता है, बस पहला स्टेप प्लानिंग पता होना चाहिए। दूसरे स्टेप में लिखिए सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे आप, वो आपको देखना है, ठीक है। 2 तरीके का सोर्स होता है बेटा, एक तो प्राइमरी, लिख लो प्राइमरी सोर्स, और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। और भी कर सकते हैं, कोई इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, ये भी कर सकते हैं। तो डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2 प्लान कर लो, फिर देखो कि डेटा कलेक्ट कहाँ से करेंगे, सोर्स कहाँ से होगा मेरा डेटा का, क्या होगा। फिर लिखिए स्टेप नंबर 3 टेक्निक, टेक्निक ऑफ या टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन।
दो टेक्निक है, एक सेंसस और एक सैंपल। और दूसरा ठीक है। सेंसस में क्या होता है बेटा, कंप्लीट स्टडी होता है, पूरा डिटेल चाहिए। और सैंपल में कुछ पार्ट ले लेंगे, उसको कहते हैं सैंपल। ठीक है। जैसे पॉपुलेशन का सैंपल होता है कि कलेक्शन होता है भाई, मतलब वो सेंसस कहलाएगा कि सैंपल कहलाएगा? सेंसस कंप्लीट करना है मुझे, कुछ कोशिश करना है सबको ले लिया जाए इन्फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट। लेकिन सैंपल, अभी जैसे सोप का बात किए थे, कंजम्पशन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आपने एक एक आदमी से पूछते हैं? नहीं, आपने एक एरिया में गए, वहाँ पे अलग अलग जोन बनाया, बस उतना से पूछ लिया तो समझ लेंगे सारा का काम सारा आ गया। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, यहीं कर लें कि पेज चेंज कर लें? चलिए लिखिए स्टेप नंबर 4। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। अब स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को अपन क्या करने वाले हैं? एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है डेटा कलेक्ट करो। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ डेटा। करो बेटा, अब जाओ कलेक्ट करो, मार्केट में उतरो, फील्ड में उतरो और डेटा कलेक्ट करना चालू करो। अब स्टेप नंबर 5, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट करने के बाद कलेक्शन से हम कहाँ आ जाते हैं? ऑफिस में आ जाते हैं। ऑफिस मतलब अब डेटा को मेरे को क्या करना है? प्रोसेस करना चालू करना होगा। ठीक है। प्रोसेस करने का मतलब होता है हम डेटा को अच्छे से लिखो, क्या क्या करते हैं? चेक करो, डेटा को चेक करो, एडिट करो, कोड करो, ट्रांसफ़र करो। ठीक, ट्रांसफ़र कहाँ करना है? कंप्यूटर में करना, फाइल्स में करना। डेटा को तो रिकॉर्ड करना होगा, तो उसको रिकॉर्ड करो सही जगह पर। अब पाँच यहीं रहने देते, 5 दूसरा पेज में चलते हैं। तो स्टेप नंबर किस में आ गए बेटा? अब हम स्टेप नंबर 6 में आ गए। स्टेप नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसमें हमें क्या करना है? अपने डेटा को क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है। तो एक डेटा जो होता है उसको कहते हैं रॉ डेटा। क्या? रॉ मतलब उसके अंदर कुछ किए नहीं, कोई असेंबल किए नहीं है, कोई सेटल नहीं किए है, ठीक, उसको अरेंज नहीं किए हैं, वो होता है रॉ डेटा। तो रॉ डेटा को हमें क्या करना पड़ता है? आगे चलकर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऑर्गेनाइज क्यों करते? किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज क्यों करना है? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंडेबल पोजीशन में लाना। बात समझ लो। कोई पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन करके क्या होता है? भाई किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो सिंपल हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है।
तो जब भी हम किसी डेटा को प्रेजेंट करते हैं यूज़फुल फॉर्म में तो क्या होता है, वो हम उसको कहते हैं हम ऑर्गेनाइज किए हैं डाटा को। ठीक है। स्टेप नंबर 7 डेटा ऑर्गेनाइज कर दिए अंडरस्टैंडेबल मैनर में, तो अब उसको समझने का कोशिश करना है। तो अब मेरा मेन काम चालू होगा, क्या करना, उसको क्या कहते हैं, एनालाइज करना। क्या करना, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। डेटा को अब हम क्या करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं, इंटरप्रेट करने वाले हैं। ठीक है। एनालाइज और इंटरप्रेट करके ही हम अपना जो ज़रूरत का इंफॉर्मेशन है यहाँ से निकाल पाएंगे। स्टेप नंबर 8, प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। अब हम रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट रेडी कर लेंगे। जो मेरा डेटा आया उससे क्या मेरे को समझ में आया, क्या उससे कंक्लूजन निकल रहा है, एंड फाइनली ये सारा काम क्यों कर रहे थे अपने डेटा को, क्या करने के लिए, प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट। इज इट क्लियर। अब हम अपने उस रिपोर्ट को क्या कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने सीखा कि इंक्वायरी कंडक्ट करने का कुछ स्टेजेस है, और वो इस तरीके से 9 स्टेज में काम पूरा हुआ। शुरू हुआ प्लानिंग पे, ख़त्म होगा प्रेजेंटेशन पे। ठीक है। और ये बहुत यूज़फुल है। जैसे एग्जांपल समझिए, ये डेटा जैसे कहाँ यूज़ होता है, कहाँ आप देखते हो, ये आप देखते हो सर टीवी पे एक रिपोर्ट आया, एक न्यूज़ चला कि भारत के अंदर महिलाओं पे होने वाले जो अत्याचार हैं वो पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो क्या ये काल्पनिक इन्फॉर्मेशन है? नहीं ना। कैसे पता कि बढ़ रहे हैं? तो हमने डेटा कलेक्ट किया ना, बात समझो। डेटा, एविडेंस, यहाँ डेटा इज़ दी एविडेंस। वो डेटा को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि ये हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जो हमारे देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी हैं क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, उनके ऊपर भी होने वाला जो अत्याचार है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग से जातिवाद ख़त्म नहीं हो रहा है। इट इज़ अ बिग इशू। कोई भी बोलो, शहरों में भी देखने मिल जाता है, कम मिलता है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, मिलता तो है। और पढ़ लिख कर अगर हमारे अंदर ये बेसिक ह्यूमैनिटी और एटिकेट्स नहीं आया कि हर इंसान जो हमारे जैसा है वो बराबर है, हमारे पोजीशन में ऊपर नीचे हो सकते, भाई कोई मैनेजर है, कोई एम्प्लॉई है, लेकिन है तो इंसान। उसके जन्म होने के कारण, किसी एक क्लास के अंदर जन्म होने के कारण हम थोड़ी किसी को नीचे और ऊपर समझते हैं, है ना। कोई अपर कास्ट में जन्म लिया तो वो अपर कास्ट कैसे हो गया, खाली जन्म लेने से? तो ये डिफ्रेंशिएशन ही ख़त्म कर देना चाहिए। मनुष्य को सिर्फ मनुष्य की तरह हमें देखना चाहिए। तो हम लोग ये सीख पाए बेटा यहाँ पर कि जो डेटा हमने कलेक्शन किया तो उससे क्या समझ में आया कि प्रॉब्लम तो है। तो डेटा का सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि डेटा एक एविडेंस की तरह काम करता है। यहाँ पे हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। भाई बोलने में तो कोई कुछ भी बोल देगा, है ना। लेकिन डेटा होने से क्या है, उसको सपोर्ट मिल जाता है, किसी भी स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बना देता है जब हमारे पास क्या अवेलेबल हो, डेटा अवेलेबल हो। ठीक, क्या हमने ये चीज़ ख़त्म कर लिया? अब टॉपिक नंबर ये हमारा 2 था ना, अब लिखिए टॉपिक नंबर 3।
टॉपिक 3 हमारा होने वाला है सोर्सेज ऑफ डेटा। तो सोर्सेज ऑफ डेटा के अंदर सबसे पहले अपने को क्या समझना है कि डेटा क्या होता है। क्या होता है डेटा? क्या लिखेंगे डेटा में? न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन observations or things। तो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ही बन जाता है हमारा डेटा। किसका? कोई ऑब्जर्वेशन किए या कुछ सामान का, कोई थिंग, कुछ चीज़ों का। ठीक है। डेटा बेटा हम लोग सीखे कि 2 तरीके का होता है, रॉ और दूसरा होता है ऑर्डर्ड। रॉ का मतलब जैसे कलेक्ट किए वैसे ही पड़ा हुआ है। ऑर्डर्ड मतलब अरेंज कर लिए, ऑर्गेनाइज कर लिए, तो क्या बन गया वो? यहाँ ऑर्डर का मतलब ऑर्डर देना वाला ऑर्डर नहीं है ये। यहाँ ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डरली वे में चीज़ों को रखना। चीज़ एक ऑर्डर में है, मतलब एक पैटर्न में, एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड है, उस ये वो वाला ऑर्डर है। ठीक। डेटा को अपन वो इंटरनल और एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। तो डेटा बेटा हमारा यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल भी हो सकता है। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कलेक्ट किया जाए तो इंटरनल, बाहर से किया जाए तो तो एक बिज़नेस के अंदर क्या हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन मुझे चेक करना है, तो बिज़नेस का अकाउंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, डिटेल्स अगर निकाल के चेक कर रहे हैं तो वो बनेगा इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर सोर्स है। ठीक। अब मेन क्लासिफिकेशन में आते हैं। अगर कोई आपसे सिंपली पूछे कि बेटा डेटा कितने तरीके का होता है, तो आप उसको 2 बताएंगे जो मेन है। क्या होगा? पहला प्राइमरी लिखिए, और दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी। तो ये आप सब बेटा जो बच्चे हैं बचपन में 9-10 में ही पढ़ लिए होंगे, अगर अच्छे बच्चे हैं पढ़े होंगे तो। ये 2 तरीके का डेटा होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है? लिखिए, कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं बेटा। यहाँ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा है लोगों से। ठीक है। अगर आप ही जा कर के घरों में पता कर रहे हैं कि भाई कितना एज है, आप जाके कलेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर खुद जाके कर रहा है, वो कौन सा डेटा बनेगा? इसको याद रखने के लिए लिखेंगे फर्स्ट हैंड डेटा। फर्स्ट हैंड, ये रफ है भाई, ये हम आपके समझने के लिए, याद रखने के लिए। फर्स्ट हैंड डेटा मतलब ये पहले कोई कलेक्ट नहीं किया है, मुझे चाहिए था, मैं खुद जाकर के कलेक्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर कलेक्ट कर रहा है, आप खुद जाकर कलेक्ट कर रहे हो, तो ये क्या बनेगा? प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी आप समझ ही रहे होंगे कौन सा हैंड है? सेकेंड हैंड का मतलब कोई ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है, आप उसके कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो। अब जैसे पॉपुलेशन के बारे में जानकारी चाहिए कि कितने फीमेल हैं और मेल हैं कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल में,
तो यहाँ पे हम सेंसस ले लेंगे जो कौर करवाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से आप कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सेंसस रिपोर्ट में ये सब आता है, पॉपुलेशन मिल जाएगा, सेक्स रेशियो मिल जाएगा, मेल फीमेल का जो रेशियो होता है वो क्या है, सेक्स रेशियो। तो इसमें कौन किस स्टेट में सेक्स रेशियो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड मतलब भाई तरीका से देखा जाए तो ये रेशियो जितना बराबर हो, 1:1 अप्रोप्रिएट होना चाहिए ना, यस और नो, कि जितना औरत उतनी जेंट्स होना चाहिए। तो हज़ार पे कैलकुलेट करते हैं भाई, 1000 मेल पे कितनी फीमेल, से 800, तो रेशियो कितना हो गया 10:2, और कितना हो गया 5:4, मतलब समझ रहे हो, हर 5 आदमी के लिए 4 ही लड़की। तो इससे क्या मतलब हुआ, अगर 1000 के हिसाब से चलेंगे तो पता है ना 200 लड़का का को पार्टनर नहीं मिलेगी। तो रेशियो जितना गैप इनइक्वल है, अनबैलेंस्ड है, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो मेल है वो क्या करेगा फिर, जिसका शादी नहीं होगा या जिसको पार्टनर नहीं मिलेगा, शादी बड़ा मुद्दा नहीं है, पॉइंट है पार्टनर नहीं मिलेगा उसको, अब क्या करेगा ये, तो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा ना। इसीलिए बैलेंस रखना ज़रूरी है। अगर रिवर्स हो जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा 800:1000 हो जाएगा तो क्या होगा। अब फीमेल ज़्यादा है, मेल कम है, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, 1000 औरतें हैं, लड़कियां हैं, 800 मैन है। अब ये 200 विमेन का, गर्ल का क्या होने वाला है, क्वेश्चन है। अब ये सवाल तो बनता है कि अब क्या होगा। तो ये डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन गया कि क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स का स्टडी नहीं है कि इनका क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, लेकिन ये मुद्दा तो देश का बड़ा बन जाएगा। अगर इतना गैप हो गया ना तो प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन। एनिमल किंगडम में ऐसे ही होता है, पता है, मेल हैव टू फाइट फॉर फीमेल्स, डू यू नो, नहीं ना। एनिमल किंगडम में बेटा हर मेल को प्रूफ करना पड़ता है कि हम लायक हैं तुम्हारे। सो व्हाट हैपन्स, 3-4 शेर है, दे आर फाइटिंग, या 2 शेर के बीच में लड़ाई हुआ, जो ताकतवर है फीमेल उसके साथ जाएगी, सीधी सी बात है। एक स्ट्रांग है तो उसके साथ 4 फीमेल भी रहती है, मतलब एक शेर के साथ देखोगे, एक लायन के साथ 3-4 लायनेस रहती है, तो वो चारों को का बॉस है, समझ लो। कैसे वहाँ तक पहुँचा, लड़के अपने आप को प्रूफ करके। ह्यूमन में ऐसा नहीं है, ह्यूमन स्पीसीज़ में ऐसा नहीं है। ह्यूमन स्पीसीज़ में लल्लू भी क्यों ना हो, पैसा है तो लड़की वाला लोग बोलता है हाँ ठीक है, घर है ना। तो उस कंपटीशन से नहीं जीतेगा कोई। कैसे जीत रहा है, यहाँ कंपटीशन है पैसा, घर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इसीलिए बच्चों जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो यहाँ सुन रहे हैं, बॉयज़ बेटा पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, इतना समझ लो। तो समझ रहे हो, कंपटीशन में आगे निकलना है तो, क्योंकि आने वाले टाइम में गर्ल्स वोंट फॉलो द पाथ ऑफ देयर प्रीवियस जनरेशन, कि मम्मी पापा पकड़ के बोल दे रहे हैं बाबू जाओ ना, उसके पास तो घर और गाड़ी है, चले जाओ। भाई अगर आप खुद ही 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया अर्न करने लायक बन गए तो आप क्या देखोगे, पेट, अच्छा घर, अच्छा लाइफ तो आप खुद भी कर सकते हो, जी सकते हो। तो आप कंपैटिबल पार्टनर ढूंढेंगे जो आपको पसंद हो। तो आने वाले टाइम में जो पेरेंट्स का पसंद है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, कोई नहीं पसंद करने वाला है, कि नहीं। देख ही रहे हो तो सब अपने घर में पसंद, कैसा पसंद कैसा पसंद होता है, खुद घर में बोल देता है लोग कि मम्मी आपको कोई और मिला नहीं।
तो मम्मी बोलती कि हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, भाई हम क्या करते हैं, मम्मी पापा मेरे जैसा बोल दिए, देख लिए, कर लिए। बिना देखे जहाँ शादी हो सकता है, तुम समझ रहे हो, एक ही दिन में शौक लगेगा भाई, एक ही बार। पहले देखा नहीं, अचानक से शादी के बाद दिख रहा, रे मेरे किस्मत में ये। लेकिन क्योंकि भाई एडजस्ट करना पड़ता है, अब करेगी क्या बेचारी, पढ़ी लिखी नहीं है, कहाँ जाएगी। लेकिन आने वाला सिचुएशन बेटा टोटली डिफरेंट होने वाला है, बहुत क्लैश होने वाला है इसके अंदर में सोसाइटी में, बड़ों के और छोटों के बीच में बहुत क्या होने वाला है, क्लैश होगा। क्योंकि वो बोलेंगे मेरे हिसाब से चलो, क्योंकि हम तो ऐसे ही चले आ रहे हैं। तुम बोलोगे कि हम नहीं कर सकते, करोगे तो तुम अपने मन से दुखी हो जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं। इस मैटर को भी सॉल्व करना पड़ेगा सोसाइटी को। फिलहाल हम लोग स्टार्ट्स को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डेटा दो तरीके का क्लियर हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड एंड क्लियर है। तो आपका होमवर्क रहेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस ढूंढ के आएंगे आप। तो डिफरेंस विल बी और होमवर्क, तो बीच बीच में होमवर्क लेते रहिए। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा का क्या ढूंढना है आपको, डिफरेंस। गूगल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा टॉपिक होने वाला है, कौन सा नंबर टॉपिक बेटा, टॉपिक नंबर 4। ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसे हम कहेंगे मेथड्स, क्या कहेंगे, ऑफ कलेक्टिंग। पहला कौन सा डेटा, प्राइमरी डेटा। बेटा प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट करें, हाउ कैन वी कलेक्ट प्राइमरी डेटा, दिस इज आवर टॉपिक नंबर 4। प्राइमरी डेटा मतलब बेटा फर्स्ट हैंड डेटा। यहाँ पे तो आपको खुद ही लगना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको रिस्पोंडेंट से टच में आना पड़ेगा। तो देखिए तरीका, देखिए मज़ेदार तरीका नंबर 1। पहला तरीका लिख लीजिए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इतने बड़े टर्म को बोलने की बजाय आप सीधा लिख सकते हो बेटा इंटरव्यू। क्या, इंटरव्यू कर लो, डायरेक्टली जाके बात कर लो, रिस्पोंडेंट से सीधा मिल लो। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, फेस टू फेस मिल रहे हैं, अपने रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली मिल रहे हैं, फेस टू फेस बैठकर बात कर रहे हैं। दूसरा लिखिए इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर डेटा हम कलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से करने के बजाय उसके जान पहचान वालों से करेंगे। जैसे कि अगर मैं किसी से पूछूं कि भैया आप ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो हो सकता है कि वो मुझे झूठ बोले। बोल ही सकता है कि नहीं, बोल सकता है ना। लेकिन यही चीज़ का इन्फॉर्मेशन अगर मैं कलेक्ट उनके पड़ोसियों से करूं, उसके फ्रेंड से करूं, तो क्या होगा, वो बात समझ में आ रहा है ना, आई बात समझ में। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ जाता है। बहुत सारा अभी आगे पढ़ेंगे, ड्रॉबैक्स वगैरह भी पढ़ेंगे कि दिक्कत क्या है, कि पहला वाला में दिक्कत क्या था, डायरेक्टली से दिक्कत क्या है, इनडायरेक्ट में क्या प्रॉब्लम, क्या एडवांटेज, कर सकते हैं ना, सबका फ़ायदा नुकसान। फिर लिखेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल एजेंट्स।
और करस्पॉन्डेंट्स। अलग अलग एरिया में बेटा हम अपना एजेंट्स रख देते हैं और उससे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा गवर्नमेंट एजेंसीज भी ऐसा करता है। इसी से इंफॉर्मेशन से समझ में आता है एक चीज़ और बेटा, जितने किन्नर लोग हैं ना, किन्नर लोग को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है कि यहाँ बच्चा हो गया? कहीं बच्चा होगा, ठीक है, लोग पहुँच जाएगा, कितना ही छुपा के रखो, कैसे पता चल रहा है? तो आम तौर पे पहले लोकल एजेंट्स का कॉन्सेप्ट था। लोकल एजेंट्स क्या, दो ही तो तरीका हो सकता है, या तो हर बिल्डिंग इलाका के अंदर वो लोग अपना पान वाला बीड़ी वाला से सेटिंग किया हुआ है कि होएगा तो हमको बताना, वो आते जाते बिल्डिंग के नीचे पूछते चले जाते हैं कुछ है बताओ। ऑब्वियसली एजेंट है तो कुछ कमीशन भी मिलेगा, तो उसको भी कुछ पैसा मिल जाता होगा। और दूसरा बेटा जो ऑप्शन है कि डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स, हॉस्पिटल से ही उठा लिया इन्फॉर्मेशन कि नंबर बता दो, एड्रेस बता दो। नंबर का तो खैर जरूरत क्या, एड्रेस ही बताओ तो सीधा टपकता है सब, है ना। पॉइंट समझे, हॉस्पिटल से ही एड्रेस ले लिया कि आज कितना बच्चा लोग का जन्म हुआ है और वो लोग का इलाका बंधा हुआ है, और यहाँ पैसा वो जो इन्फॉर्मेशन अंदर से लीक करेगा उसको मिलेगा। अदरवाइज आ कैसे रहा इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ा सवाल बनता है। तो इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है? पॉइंट है ना। तो ये वो लोग भी डेटा कलेक्ट करता है, फिर जाके आशीर्वाद देके पैसा लेता है। अभी इसके ऊपर सुने यूपी में कोई रूल बनाया है कि नहीं ले सकती, नहीं तो लोग जाके करता ना अजीब अजीब हरकत, तो ये अभी बैन किया है। कोई परेशान करेगा तो आप कॉल करेंगे हेल्पलाइन नंबर पुलिस को, तो वो एक्शन लेगा इसके ऊपर में। नहीं तो हम सुने हैं बहुत जगह ये लोग बहुत कुछ कर देता है। क्या करता है पता है? पैसा मांग लिया आपके 20,000 दो, 25,000 दो, 50,000 दो, नहीं दे पा रहा है, बोला हम तो 1,000 रुपये ही दे पाएंगे। फिर ये लोग तांडव करना चालू करता है, गलत ऊटपटांग हरकत करेगा, गलत भाषा बोलेगा, तो एक तरीके से आदमी हैरेस ही हो जाता है। तो उसके लिए एक चीज़ है। और सवाल उठ रहा है करे भी क्या, सोसाइटी उनको वैल्यू भी नहीं देता है। भाई क्या करें, बहुत लोगों को ख़राब लगता है, मुझे खुद ख़राब लगेगा। मेरे घर आके कोई मेरे से अगर 20,000 डिमांड कर लेगा तो बहुत ज़्यादा है भाई। तो क्यों वो लोग डिमांड कर रहे हैं? हम लोग इरिटेट तो हो रहे हैं कि आके हम लोग को डिस्टर्ब करता है, मांगता है पैसा, ये सब हरकत कर रहा है, लेकिन कोई उनका दुख जाने ही नहीं। भाई जिस बच्चे को पैदा होते ही उसका खुद का माँ बाप छोड़ दिया, सोचिए, सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक पर्टिकुलर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, औरत हो चाहे आदमी, बचपन में उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है डेवलप नहीं हुआ, माँ बाप उसको बचपन से छोड़ दिया। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करता है क्या? बात समझो, फील करो इस चीज़ को। तो सोसाइटी तो उसको रिजेक्ट करके रख दिया है, वो सोसाइटी के बीच में बैठ नहीं सकता, स्कूल में जाके पढ़ नहीं सकता है। कितना उनके साथ टॉर्चर हो रहा है मेंटल, आप तो नहीं समझते। हम लोग तो एवरीथिंग ठीक है, मांगने आ गया, गलत है। लेकिन उसके पास कुछ ऑप्शन छोड़ा है सोसाइटी ने। तो इसके मुझे ये लगता है कि अगर मुझे इन चीज़ों से बचना है तो हमें मुंह नहीं फिराना होगा। मुझे अब जो बच्चे इस तरीके के हो रहे हैं उनके लिए बचपन से ही कुछ प्लान करके रखना पड़ेगा। उनको सही शिक्षा दो, पढ़ाई दो। भाई इमोशन तो है ही, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते क्या? इंसान का फीलिंग नहीं है उनके अंदर? क्या उनको दुख तकलीफ दर्द नहीं होता है? समझ रहे हो बेटा? फीलिंग तो उनको भी होता है ना। लोग देख के हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कहीं काम करने जा रहे हैं तो लोग उसको नौकरी नहीं दे रहे हैं, क्या गलती है उसका? नेचुरली अगर वो ऐसा बना है तो उसका क्या गलती है? तो इसीलिए बेटा समाज जिस बुराई के साथ मुंह छुपा लेगा, जिस बुराई को देखकर उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा, तो घूम फिर कर झेलना भी उन्हें ही पड़ेगा, सोसाइटी को ही पड़ेगा। और बाद में हम लोग बोलेंगे कि ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया, मिसबिहेव कर रहा है, गाली दे रहा है, गंदा काम किया।
तो सोसाइटी ने उनको तिरस्कृत कर दिया, उनको अपने से बाहर कर दिया सोसाइटी से, दैट इज़ वेरी बैड। मेरा पूरा मानना है कि उनको भी इक्वल अधिकार है, उनको भी पढ़ने का राइट दो, इनफैक्ट पढ़ाओ उनको इस चीज़ से बाहर निकालो, और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? हम लोगों को ये चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो हमारा ही हिस्सा है कि नहीं? तो क्या करें? हम लोग में बात ही बड़ा होता है, जब करना होता है कुछ तो फिर लोग का मुंह ही बनता रहता है इन लोगों को देखकर। तो अपने ही एक्शन का रिज़ल्ट हमें फेस करना पड़ता है। फिर भी जितना जल्दी वो लोग को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, उतना जल्दी वो आपके घरों से दूर होंगे। अगर आप नहीं उसको देंगे फ्रीडम, पढ़ाई, सुविधा, सपोर्ट, तो कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, उनको ऐसे ही मांगना पड़ेगा। और वो लिमिट कभी कभी क्रॉस कर जाते हैं। आप 500 दे रहे हैं, उसका वो 10,000 चाहिए, नहीं मिला तो वो लोग, है ना? तो पहले मानवता यही सिखाता है कि बेटा वो अलग नहीं है हमसे। तो मेरा मेंटलिटी यही कहता है कि वो सब हम में से ही एक हैं, उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन देख लो अपना समाज क्या करके बैठा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता ना। अच्छी बातें समाज करता है लेकिन दिखता नहीं है वो। इसीलिए रियलिटी को बनाइए देखकर, ना कि सुनकर। सच्चाई क्या है? जो दिख रहा है ना। नहीं तो यहाँ तो भारत में औरतों के साथ गलत हो रहा है, रेप हो रहा है। हर 1 घंटे में 4 जन का रेप होगा। हम लोग 1 घंटे का क्लास कर रहे हैं, 4 जन का बच्चियों का, औरतों का रेप हो चुका। ये हमारा एवरेज है। फिर भी मैं कहूँगा, समाज बोलता औरत तो देवी है। तो बोलने से थोड़ी होगा। औरत को औरत ही रखो, लेकिन उनका सम्मान करो, उनके साथ ये मत करो, उनको वैल्यू करो। आप क्या बनना चाहते हैं बेटा? आप फ्रीडम चाहते हैं, चैन से रहना चाहते हैं, कि देवी बनना चाहते हैं? ये सवाल उठ रहा है, बहुत बड़ा सवाल है ये। सभी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, माताओं बहनों के लिए सवाल है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। देवी बनना इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि जिसको भी हमने देवी बनाया उसका बैंड बजाया है। देवी मैया बनाकर हमने बैंड ही बजाया है। गंगा मैया को देख लो, यमुना को देख लो, तब मैया है। तो इसीलिए जो फैक्ट्स दिख रहे हैं आपके सामने, उसको ही रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक? क्वेश्चनियर्स क्या होता है? मेल्ड क्वेश्चनियर क्या होता है कि हम एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे डेटा के लिए ज़रूरी है बना देते हैं, और उसमें MCQ पेपर देखे हो ना, ऑप्शंस भी आता है, क्वेश्चन भी रहता है, आंसर भी दिया हुआ है। आप क्या करो, उसमें टिक करवा लो। तो आप ये क्या करते हैं, आप रिस्पोंडेंट को मेल कर देते हैं और उससे आप रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप प्लीज़ इसको फिल करके हमें दे दीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है, वो फिल करके हमें दे देगा। और इसमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचा सकते हैं। ठीक है? इज इट क्लियर? और नेक्स्ट है कि क्वेश्चनियर्स to be filled by the enumerators. ठीक है? क्या होता है इसमें, बहुत बार देखेंगे आपके घर पे कोई इन्फॉर्मेशन लेने आया तो एक कागज़ लेके अपने पास ही रखता है। वो आपको फिल करने की बजाय आपसे सवाल करता है, आप जवाब देते हैं तो वो उसको फिल करता जाता है। तो ये कौन है? इन्यूमरेटर। किसके बिहाफ में काम कर रहा है? इन्वेस्टिगेटर। तो वो अपने हाथ से इन्फॉर्मेशन भर रहा है, तो उसको यही कहते हैं टू बी फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। समझ में आएगी नहीं? अब क्वेश्चनियर्स को कैसे बनाना चाहिए, ये क्वेश्चन उठेगा कि सर क्वेश्चनियर्स, अच्छा क्वेश्चनियर कैसे बनाएं, क्योंकि ये वाइडली यूज तरीका है क्या करने का, डेटा कलेक्शन करने का। क्वेश्चनियर्स वाइडली यूज तरीका है।
तो क्या करना है, लिख सकते हैं आप इसको, फीचर्स टॉपिक लिख सकते हो। कौन सा नंबर हो गया ये, फीचर्स ऑफ गुड क्वेश्चनेयर। अच्छे क्वेश्चनर का कुछ फीचर होता है, कैसे बनाए, या बोल सकते हैं रिक्विजिट्स, क्या कह सकते हैं, रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। क्वेश्चनर को कैसे बनाना चाहिए हमें। सबसे पहला पॉइंट क्या करना चाहिए, नंबर 1 लिखिए, कवर लेटर। अब क्वेश्चनर भरने से पहले ये लेटर पढ़ेगा, रिस्पोंडेंट देखेगा क्या लिखा है, आप क्या जानना चाह रहे हैं, क्यों ये क्वेश्चनर भेजा गया। तो ये अच्छे से बनाना चाहिए आपको, ठीक है। नंबर 2, लिमिटेड क्वेश्चंस। हमें जो क्वेश्चंस रखना है ना बेटा, बहुत लिमिटेड रखना होगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत देखो, 100-200 क्वेश्चन पूछ रहे क्वेश्चन यार में, तो आदमी परेशान हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, बोर हो जाएगा। लिमिटेड क्वेश्चंस रखिए, जो काम का है वही रखिए। नंबरिंग, क्वेश्चन को ठीक से नंबर में रखिए आप, नंबरिंग करना ज़रूरी है। क्लैरिटी, क्वेश्चन बेटा ऐसा होना चाहिए जिसको इजीली समझ में आ जाए पढ़ के। फिर है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन, लॉजिकल अरेंजमेंट, ठीक है। अब एक मज़ेदार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके घर पे कोई आदमी आया और पूछ रहा है कि आपके कितने बच्चे हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है क्या आप शादीशुदा हैं। तो क्या ये अरेंजमेंट ठीक है क्वेश्चन का? क्या होना चाहिए, पहला क्वेश्चन क्या आप शादीशुदा हैं, फिर क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आपके कितने बच्चे हैं। दिस मेक सेंस। तो प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, नहीं तो कुछ और ही बन जाएगा बात, है ना। लेकिन याद रखिए आज से 50 साल बाद ये क्वेश्चन वैलिड नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन, ये जो अरेंजमेंट आज हमें खराब लग रहा है, गलत लग रहा है, आगे जाके ठीक हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि शादी करके ही बच्चा हो, है ना। बिना शादी के भी हो सकता है, प्रॉब्लम क्या है। फॉरेन कंट्रीज में तो हो रहा है ना, हमारे यहाँ सब कुछ होता है थोड़ा लेट से होता है, हो वही सब रहा है लेकिन होगा लेट से। हम लोग प्रोग्रेसिव थोड़ा कम है, स्लो चल रहा है। तो बिना शादी के भी चाइल्ड हो सकता है, क्या दिक्कत। किसी को नहीं रहना है ऐसा रिलेशनशिप में कि भाई हम शादी करके लीगली हेडेक लेना चाहते हैं। दिख ही रहे हो आजकल क्या हो रहा है, शादी हो रहा है फिर डिवोर्स के लिए बोल रहा है आधा प्रॉपर्टी दे दो, है ना। 10 करोड़ चाहिए, किसी को 5 करोड़ चाहिए, तो क्यों ही दिमाग लगाए आदमी इतना। आने वाले टाइम में तो हो सकता है आदमी लोग शादी ना करे कि भाई हम नहीं लेंगे इतना हेडेक, हम क्यों लें, शादी भी करें साथ में भी रखें, फिर कुछ इशू हो जाए तो छोड़ना भी पड़े, तो फिर पैसा भी देना पड़े। होता है कि नहीं होता है। तो आने वाला टाइम में याद रखिएगा मेरा बात, अभी 10-20 साल रुकिए, थोड़ा सा देखिए फिर क्या हो रहा है। और इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है, ये लोगों का पर्सनल चॉइस है, उसको क्या करना है कैसे करना है। इफ़ somebody is ready to bear a child without marriage, if a girl is okay with it, who are we to say कि नहीं गलत है सही है, क्या है उसके ऊपर है, पॉइंट है ना। औरतें असहाय थोड़ी हैं, औरतें खुद भी बच्चा पाल सकती हैं, औरत बहुत सामर्थ्यवान है। नेक्स्ट देखिए, अवॉइड सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस।
देखिए, बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, या ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए, ठीक है। ऑफेंसिव क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, ठीक। लेकिन भाई ट्रूथ जानना है तो फिर यहाँ इसमें मेरा हिसाब थोड़ा दूसरा है। सच जानना है तो सच कड़वा हो सकता है, सच जानने के लिए जो सवाल है वो भी कड़वा हो सकता है, सच जानने के लिए जो जवाब है वो भी कड़वा हो सकता है। तो किसी को कुछ ऑफेंड कर दें, अगर वो उसकी बुराई के से दूर उसको लेके जाएगा तो कड़वे सवाल करने ज़रूरी हैं और कड़वा जवाब भी ज़रूरी है। टफ क्वेश्चंस है ना, इरिटेटिंग जिसको कहते हैं कि हमको इरिटेट कर लेगा, मेरे को हर्ट होगा उससे, कोई दिक्कत नहीं है। रियलिटी से हर्ट होना ज़रूरी है, तभी सेफ रहोगे। बुराई से मुंह छुपाने से बच नहीं सकते, इसीलिए बुराई, अगर क्वेश्चन है बुराई है, बात करो तभी चेंज होगा। चुप रहने से बदलाव कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोग सहमत है बात से तो कमेंट कीजिए, है कि नहीं। पढ़ाई का मतलब सिर्फ थोड़ी होता है कि मार्क्स लेके आ जाओ। एक बच्चा पढ़ लिख कर सवाल करना नहीं सीख रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सोचिए आप, एक बच्चा क्वालिफाइड हो गया, जो बच्चे 11-12 पास कर लिए हैं, कॉलेज पास कर लिए हैं, वो बैठ के प्रवचन ही सुन रहे हैं, उनके तरफ से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, उनका दिमाग से क्वेश्चन ख़त्म कर दिया गया, सोसाइटी उसको स्पेस ही नहीं दिया कि सवाल कर। तो वो ऐसे ही करते करते बड़ा हो जाता है, फिर उसको नौकरी नहीं मिलता है, फिर उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होता सवाल किससे करें, उसको पता ही नहीं है कौन सुनेगा मेरा। फिर सब अपना किस्मत को रोएगा, किस्मत में मेरा नौकरी नहीं लिखा है, किस्मत में मेरा ये नहीं लिखा है। सब आप ही को लिखना है भाई, समझ रहे हो। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ सवाल करने का दम होना चाहिए। और हर एक स्टूडेंट मेरा ये बात सुने कि इट इज़ द राइट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन। सबसे क्वेश्चन कीजिए, अपने माँ बाप से कीजिए, अपने टीचर से कीजिए, और किसी भी चीज़ को बिना जाने ना माने, सिंपल सी बात। अगर कोई आंसर नहीं दे रहा है और गुस्सा कर रहा है आप पे, तो समझ जाइए उसके पास आंसर नहीं है, या उसको अब इंसल्ट फील हो रहा है। बोले ना सेंटिमेंट्स हर्ट, बहुत लोग ऐसे ही हर्ट हो जाता है, मालूम है आंसर नहीं है तो रोना चालू कर दो, आप मेरे को हर्ट कर दिए, ये क्वेश्चन थोड़ी पूछने का होता है। अरे बताइए, सवाल तो है कि नहीं। ऐसा बहुत लोग मेरे को मिलता है, बट कोई नहीं, मेरा सवाल तो ऑन ही रहता है, बचपन से ही पूछ रहा हूँ। लोग परेशानी हो जाते हैं, आंसर्स नहीं देंगे, गुस्सा हो जाएंगे, दुखी होके दिखाएंगे। मतलब नाटक मत कीजिए, सीधा बोलिए आंसर नहीं पता, बात को रोक देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आपसे नहीं पूछेंगे, किसी और से पूछ लेंगे भाई। लेकिन आप हमको सेंटीमेंट्स अपना ना दिखाएं, क्योंकि हम उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं। मेरा इंटेंशन हर्ट करना नहीं था, आप खुद ही सवाल से हो रहे हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा सवाल वैलिड है ना। लेकिन आप किसी और पर्पस के लिए अगर ले रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि भाई सामने वाला ना हर्ट हो, क्योंकि हमारा काम निकालना है ना, हमारे को काम निकालना है। तो अपने वही ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन है उसका कैसे करेंगे भाई। अब यहाँ पे मैं नहीं डिस्कस कर सकता, बाद में हम लोग करेंगे अपने सेपरेट क्लास में, कि ऑनलाइन सब देखेगा तो बेचारा, समझ रहे हो ना, टेंशन में आ जाएगा। इतना एक साथ डीप बातें झेल नहीं पाता है सोसाइटी। आइए नेक्स्ट करेंगे। तो कुछ टाइप का क्वेश्चन भाई कर दो अवॉइड, ठीक है। मुझे लगता है कि सामने वाला थोड़ा सा है, छोड़ो, मत करो इससे सवाल। अब ऑब्जेक्टिविटी, ए बेटा ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चंस, मैंने बहुत पहले बच्चों को समझाया था बेटा कि दो टर्म है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का अर्थ होता है, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है, ऑब्जेक्टिव इज जो फैक्चुअल है, ट्रूथ है, बेस्ड है, ट्रूथ बेस्ड, एविडेंस बेस्ड चीज़ है, जो सबके लिए एक है, ठीक है। धूप निकलता है, रोशनी होता है, सबको दिखने लग जाता है, सुबह हो जाता है, सबको लग रहा है सुबह होता है, सूरज निकल रहा है। ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है कि सब्जेक्टिव ट्रूथ है, बात समझ में है। ये ट्रूथ सबके लिए सेम है ना।
हम जंगल गए, हमें एक हाथी दिखा, हम 50 लोग जा रहे हैं, हम सब 50 को हाथी दिख रहा है। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है कि सब्जेक्टिव ट्रूथ? अब कभी कभी मज़ेदार चीज़ देखिए, हम लोग सब गए जंगल में, घूम रहे हैं अमेज़ॉन और जंगल में गए हैं ट्रिप पे, तो किसी को बेटा डायनासोर दिख रहा है, एक ही आदमी है, बोल रहा है अरे देखो देखो डायनासोर, और वो बोल रहा है सबको देखो दिख रहा है डायनासोर, आपको दिख रहा है, तो हम लोग एक दूसरे का चेहरा ही देख रहे हैं, कहाँ है भैया डायनासोर और इसको क्यों दिख रहा है? तो पॉइंट इज बेटा कि वो जो डायनासोर है वो सिर्फ उसको दिख रहा है, और वो भी उसके मन में। तो ये उसका सोच, उसका आइडिया, जब उसका इंडिविजुअल आइडिया हो, इंडिविजुअल सोच हो, तो वो क्या हो जाता है बेटा? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता रियलिटी जानने के लिए। अगर हम उस आदमी के इस सब्जेक्टिव आइडिया को कि उसे दिख रहा है इंपॉर्टेंस देने लगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। कल को बोलने लगा हमको डायनासोर को खाना खिलाना है, तब तो हमको सब्जेक्टिव उसका ट्रुथ के लिए हम पीछे पागल हो रहे हैं। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अरे पागल तेरे दिमाग में है, जाके डॉक्टर दिखा, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ? वो बोल रहा नहीं, कैसे कैसे, मेरे को तो दिख रहा है। तो ये उसका प्रॉब्लम है ना। अब उस प्रॉब्लम पे तो कोई नहीं बाबू, रुक जा, हम अनाज हम अरेंज करते हैं खाने का, तुम खिलाओ, तो उसका पागलपन बढ़ेगा कि सही होगा? तो इसीलिए अगर मैं बोलूँ हट पागल, नहीं है कोई डायनासोर, तो दिमाग खराब हो गया है, चलो डॉक्टर के पास चलो, तो वो दवाई खाएगा तो दिमाग ठीक हो सकता है ना। बात समझ रहे हो? यही गेम है, इसी को समझना ज़रूरी है कि ये बोलने से मान ले वो हर्ट हो सकता है, बट सो व्हाट, वो उसके अच्छाई के लिए, उसका सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है। तो ऐसे ही सच को समझना चाहिए, है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी समझ रहे हो? जिस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बेटा, वो पर्पस हमारा सॉल्व, इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, रियलिस्टिक काइंड ऑफ होना चाहिए। तो इसका सिंपल सा बात है, आंसर जिसका हम सिंपल सा किस में दे सके, यस और नो में। ये क्वेश्चन डालोगे तो आसान होता है, ठीक है। क्या आप स्मोकिंग करते हैं? यस और नो, सीधा आंसर आ गया ना। अब इसमें बहाना नहीं बना सकता कोई, सीधा हाँ या ना, खत्म। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, ऑब्जेक्टिव, सीधा सीधा आंसर मिल जाए, इसको एक्सप्लेनेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। अगेन आंसर के ऊपर भी बात करेंगे। आंसर वो होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेटनेस, TENESS कर लो, डेफिनेटनेस ऑफ आंसर्स। आंसर्स भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटली दे सके, रिस्पोंडेंट ठीक से जवाब दे सकते हो, वो इलेबोरेशन का ज़रूरत ना पड़े। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आंसर भी डेफिनेट मिल सकता है। केपेबल ऑफ ब्रीफ आंसर्स, ब्रीफ। अब देखो सारा क्वेश्चन तो नहीं होता कि भाई सब MCQ में ही आ जाए, ऑप्शन ही चूज़ करो। तो कुछ आंसर्स हो सकता है जो थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़े। जैसे पूछ लेगा कि हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू एट दिस आइसक्रीम, ठीक है। अमूल का आप अगर केसर पिस्ता आइसक्रीम खाएं हैं कोन, तो आपको कैसा फील हुआ, है ना। तो सिर्फ वहाँ गुड बैड में नहीं होगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बोल रहा है, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो अगर उसमें आपको थोड़ा 2 लाइन दे दिया तो आप उसमें लिख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा गूगल रिव्यू करना है, तो गूगल रिव्यू में क्या आपने, बहुत सारे बच्चे हैं क्या स्टार दे देते खाली, लेकिन उसके नीचे स्टेटमेंट्स भी लिखना आता है। दैट इज़ समथिंग विच ब्रीफली तुम एक्सप्लेन कर सको। आप 5 स्टार दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, ठीक है अच्छा है, उससे आंसर तो मिल रहा है कहीं ना कहीं, बट आप नीचे अगर थोड़ा स्टेटमेंट लिखोगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा आपको लगा, तो वो आ गया ना ब्रीफ आंसर्स वाला। तो होना चाहिए जहाँ पे ब्रीफ हो, लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ब्रीफ मतलब शॉर्ट में बता सके, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए,
इम्पार्शियल मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत जैसे एक थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं चीज़ों को, बहुत बोला वेग क्वेश्चन पूछ लिया, बेकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर देना यस और नो में, ठीक है। क्या आप सिगरेट पीना छोड़ दिए? अब देखिए कैसे फंसेंगे आप ट्रिक। मैं आपके घर पहुंच गया और मैं क्वेश्चन कर लिया मम्मी पापा के सामने, बेटा आप सिगरेट पीना छोड़ दिए? आप क्या आंसर देंगे? फिर कहानी एक्स्ट्रा मत बोलो, हम क्या ऑप्शन दे रहे हैं, हम लोग कुछ और समझ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। क्या हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि आंसर अब यस नो में दे के देखो क्या होगा। दोनों ही केस में आप फंस गए। अगर आप बोलते हैं हाँ तो इसका मतलब ठीक, और अगर आप बोल रहे हैं ना बात समझ रहे हो ना, तो क्वेश्चन में फंसाया, आप आंसर में खुद फंस जाएंगे। वो तो मैंने इस स्टेटमेंट को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, पूछा तो कुछ और ही जाता है, बाद में पूछेंगे। है ना। अब नेक्स्ट, अवॉइड क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस। अभी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन मत पूछो यार, इंडिया में ऐसे ही सबको एक्स निकालने से प्रॉब्लम है। इंडिया में हर आदमी को बेटा एक्स से प्रॉब्लम है, मैथ्स वाला एक्स है कि नहीं। एक्स ढूंढते ढूंढते हमारा यहाँ बच्चा परेशान हो जाता है भाई, खाली एक्स ढूंढते रहो। नेक्स्ट, जिस भी चीज़ में बड़ा मेहनत लगे ना, दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़े, वो मत पूछो, है ना। तो क्या लिखेंगे, अवॉइड क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग स्ट्रेन। स्ट्रेन हो रहा है मतलब समझ रहा है, स्ट्रेस, मेमोरी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ऐसा होगा तो वो लोग आंसर दे नहीं पाएगा ठीक से, समझ रहा है। फिर लिखो प्री टेस्टिंग। पूरा क्वेश्चनर फिल करवाने से पहले आप उसको थोड़ा टेस्ट कर लो। मतलब मुझे अगर 1,00,000 लोगों को क्वेश्चनर भेजना है, उनसे भरवाना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, 50-100 लोगों पे टेस्ट कर लूँगा कि क्वेश्चनर ठीक ठाक है ना। अब उसमें से मेरे को पता लग रहा है, कोई बोल रहा है ऐसा क्यों पूछ लिए, वैसा क्यों पूछ लिए, मेरा सेंटीमेंट हर्ट हो गया, तो हमको कोशिश करना चाहिए वो क्वेश्चन को वहाँ से हटा दो या एडजस्ट कर दो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मेरा गड़बड़ी आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये बड़ा काम का चीज़ है, याद रखिएगा, क्रॉस चेक। अब ये क्रॉस चेक क्या होता है बेटा, क्रॉस वेरिफिकेशन का क्वेश्चंस डालो बीच में, तुमको पता भी नहीं लगेगा हम तुमसे क्रॉस वेरीफाई कर लिए। मतलब तुम्हारा पहला दूसरा क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया अपने 9वें 10वें क्वेश्चन से, तुमको पता ही नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन पूछा आपके फैमिली का टोटल इनकम कितना है ईयरली, तो आपने लिख दिया कि सर से 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़। और मैं पूछा कि आपका फैमिली कौन सा ब्रांड का क्लोथिंग यूज़ करता है, कपड़ा। आप बोल रहे पेपे जीन्स, हैं पेपे, मुफ्ती ब्रांड्स बोल रहे हैं आप। वॉच कौन सा कंपनी का यूज़ करते हैं, बोल रहे रोलेक्स। आपका साल का इनकम कितना है, 2-3 लाख रुपया। आप नीचे बता रहे हैं हम पेपे, लेवाई और ये सारा जीन्स क्लोथिंग ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। भाई आप 5,000 का जीन्स पहन रहे हैं और ऊपर लिख रहे हैं साल का इनकम पूरा फैमिली का। तो अगर 3 लाख आपका इनकम है तो आपका महीना का कितना कमाई हुआ,
देखिए कैसे चेक करेंगे। 3,00,000 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा? हैं? किससे कट रहा है बताओ? 4 से। 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। क्या भाई हुआ? ये कट के कितना आएगा? 25। 25,000 कमा रहा है 4 आदमी का फैमिली। तो 25,000 में 4 आदमी का फैमिली कंजम्पशन के बाद आपका क्लोथिंग और ब्रांडिंग इतना लग्जरी होगा? रोलेक्स का घड़ी पहनेंगे आप? ब्रांडेड कपड़ा खरीदेंगे? कैसे खरीदेंगे? तो समझ में आ गया कि आप जो बेटा ऊपर बताए हो या तो वो चीज़ गलत है या जो नीचे इन्फॉर्मेशन बता रहे हो वो गलत। समझ में आया? तो इस तरीके का अगर बड़ा ब्लंडर मुझे दिख रहा है कि झोल है, आप गलत भरे हो, उस क्वेश्चनर को अपने क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, साइड कर देते हैं। ये आदमी का इन्फॉर्मेशन ठीक, तो ये इसको हम अपने सर्वे में और अपने कैलकुलेशंस में नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? फिर लिखिए अट्रैक्टिव लेआउट। मस्त बनाइए, अट्रैक्शन ही तो खेल है सारा। बढ़िया दिखाइए प्रेजेंटेशन, तो भरने वाले को भी मज़ा आ जाए। नेक्स्ट, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन बेटा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। क्या करना है, कैसे भरना है, क्लियर रखो। कोई डाउट नहीं होना चाहिए भरने वाले के मन में। बहुत लोगों को डाउट होता है। तुम लोग बेटा अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, देखते हो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ क्या भरना है, यहाँ क्या करना होगा। तो भाई वहाँ साफ साफ लिख दो यहाँ ये करना है, ठीक। तो एम्बिग्विटी कम हो जाता है, कन्फ्यूजन कम हो जाता है अगर आप इन्फॉर्मेशन, इसीलिए क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी है। फिर लिखो फॉर्मेट। अच्छा, अलग अलग फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। पहला लिखो अल्टरनेटिव क्वेश्चन। तो अल्टरनेटिव में क्या होता है बेटा? आंसर या तो यस नो होगा या राइट रॉन्ग होगा, ठीक है। अल्टरनेटिव में क्या होगा? यस नो या राइट रॉन्ग। नेक्स्ट लिखो, इसमें सेकंड वैरायटी जो होता है क्वेश्चन का वो क्या था? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये तो तुम लोग सब एक्सपर्ट हो गए अब तो, इसमें पूरे भारत में यही चल रहा है अभी तो हर जगह कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, टिक मार्क कर दो। फिर है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। इसमें सीधा सीधा आंसर होगा। जैसे आप किस क्लास में पढ़ते हैं, कितने भाई हैं आपके पास, आपके कितने भाई बहन हैं, कितनी बहन है, ये सब क्या है? एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, इसमें स्पेसिफिक आंसर मिलेगा। फिर है ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसमें किसी एक स्पेसिफिक इशू पे या क्वेश्चन पे आपका जवाब पूछा जाएगा। जैसे मैं पूछूंगा कि इस साल के बजट पे आपका क्या व्यू है, तो ये क्वेश्चन मेरा बना एक एग्जांपल, इस पे अपना व्यू रखिए। तो मैंने क्वेश्चन कर दिया, अब इसके ऊपर जवाब दीजिए। मैंने पूछा कि भाई आप पॉवर्टी को कैसे दूर कर सकते हैं भारत में, तो ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। तो आप ही लोग बताइए आप कैसे दूर करेंगे पॉवर्टी। बेटा कितना हो गया हमारा टाइम, क्लास कितना देर अपना हो गया होगा अप्रॉक्सीमेटली रिकॉर्ड? 2 आवर्स हो गया, इतना लंबा लेक्चर। कोई बात नहीं बेटा, मज़ा आएगा। आगे हम लोग इसी को ही अपना लेक्चर 1 रखते हैं अपने इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे किस में बेटा? लेक्चर 2, जिसमें हम लोग
सोर्सेज वगैरह सीखेंगे, टेक्निक्स करेंगे, डेटा कलेक्शन का क्लासिफिकेशन करना भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और उसमें हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए आपको अच्छा लग रहा है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।